डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग एक डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो जो डेटाबेस की हमारे पास लैंग्वेज है मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ सीक्वल। आई होप आप लोगों ने डेटाबेसेस का कोई कोर्स स्टडी किया होगा जिसके अंदर आपने सीक्वल को इन डेप्थ कवर किया होगा। अ, लेकिन अगर आपने सीक्वल को नहीं भी पढ़ा तो हम लोग उसकी बेसिक्स को जो है अभी देख लेते हैं। सीक्वल के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं। जो सबसे बेसिक स्टेटमेंट है दैट इज़ द सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? जब हम लोगों ने डेटाबेस से कुछ डाटा फैच करके लाना होता है, उसके लिए हम लोग सेलेक्ट की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। जिस तरह लेट्स से हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास बुक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, इस बुक के अंदर लेट्स से जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉलम्स के अंदर या फील्ड्स के अंदर ऑर्गेनाइज्ड है। जिस तरह हमारे पास उसका टाइटल है बुक का, उसका आईएसबीएन है, मे बी उसके ऑथर की इन्फॉर्मेशन है, उसकी प्राइस है, बाकी चीज़ें भी हैं। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ हर बुक का जो है वो टाइटल और उसका जो आईएसबीएन है वो फेच करके लाना चाहते हैं। तो हम लोग सेलेक्ट और उसके बाद जो फील्ड्स हम लोग फेच करके लाना चाहते हैं वो लिखेंगे फ्रॉम, और फिर जिस टेबल के अंदर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन स्टोर है उस टेबल का नाम लिख देंगे। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि एक टेबल के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं वो सब की सब हम लोग रिट्रीव कर लें, तो उसके लिए फिर हम लोग स्टैरिक यूज़ करेंगे, सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम बुक। और इस तरह भी हो सकता है कि हमारे पास जो डाटा फैच होके आया है वो हम लोग सॉर्ट करना चाहें किसी फील्ड की बेस पे। जिस तरह हम लोग ये कहते हैं कि सेलेक्ट आई एस पी एन कॉमा टाइटल फ्रॉम बुक्स ऑर्डर बाय टाइटल, तो इससे क्या होगा कि जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे वो फिर सॉर्टेड होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइटल ऑफ द बुक। और इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं कि मल्टीपल क्राइटेरिया की बेस पे सॉर्टिंग करें, और इस तरह भी कर सकते हैं कि कुछ फील्ड्स को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहें और कुछ को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहें। जिस तरह इस एग्जांपल में हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग बुक से जो है वो आईएसबीएन और टाइटल की इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, और जो हम लोग ऑर्डर करते हैं वो हम लोग कॉपीराइट ईयर को डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो बुक का टाइटल है उसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, राइट। And as you can see that the one of the attributes, one of the fields is not selected in the select statement ना, तो it is fine कि आपने किसी फील्ड को सेलेक्ट नहीं भी किया हुआ तो तब भी आप उसकी बेस पे सॉर्टिंग कर लें। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि जो हम लोग डाटा फैच करके ला रहे हैं वो हमारे पास कंडीशनली हम लोग फैच करें, तो उसके लिए हमारे पास वेयर की क्लॉज यूज़ होती है। जिस तरह हम लोग वो तमाम बुक्स वो तमाम बुक्स हम लोग फैच करना चाहते हैं जिनका कॉपीराइट ईयर 2010 से बड़ा हो, दैट मीन्स के 2011 ऑनवर्ड्स की जो बुक्स हैं वो हम लोग फैच करना चाहते हैं, तो हम लोग उसके लिए वेयर की क्लॉज यूज़ कर लेते हैं, वेयर कॉपीराइट ईयर इज़ ग्रेटर देन 2010। तो डेटाबेस से हमारे पास सिर्फ वो रिकॉर्ड्स फैच होंगे जिनका कॉपीराइट ईयर हमारे पास 2010 से बड़ा है। और इसी तरह हम लोग मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे हम लोग सेकंड एग्जांपल में हम लोग कह रहे हैं कि सेलेक्ट द बुक्स जिनकी कैटेगरी जो है वो मैथ हो और जिनका कॉपीराइट ईयर 2014 हो। दैट मीन्स के जो 2014 के ईयर की हमारे पास मैथ से रिलेटेड बुक्स हैं वो हम लोग फैच करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग वेयर की क्लॉज के अंदर मल्टीपल कंडीशंस पास कर सकते हैं। एट टाइम्स इस तरह होता है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो मल्टीपल टेबल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जिस तरह हमारे पास लेट्स से अगर बुक्स हैं तो बुक्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास बुक्स के टेबल में है, और फिर ऑथर्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑथर्स के टेबल में है, और फिर कौन से ऑथर्स ने कौन सी बुक्स राइट की हैं वो इंफॉर्मेशन हमारे पास एक थर्ड टेबल में है। या एक और अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो लेट्स से हमारे पास आर्टिस्ट की इंफॉर्मेशन एक टेबल में है, और फिर जो हर आर्टिस्ट का जो आर्ट वर्क है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास एक और टेबल में आर्ट वर्क्स के। ये हम लोग नॉर्मलाइजेशन के अंदर इस तरह करते हैं, इससे हमारे पास बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिजॉल्व हो जाती हैं। आई होप कि आपने डेटाबेस के अंदर जो नॉर्मलाइजेशंस पढ़ी हुई हैं उनके अंदर आपने इन चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस किया होगा। जब हम लोग मल्टीपल टेबल से इंफॉर्मेशन फैच करके लाना चाहते हैं तो उन टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास ज्वाइन की स्टेटमेंट होती है या ज्वाइन की क्लॉज होती है। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक इनर ज्वाइन, हम लोग सबसे पहले तो ये कि हम लोग टेबल सेलेक्ट करेंगे जिनसे हम लोग डाटा फैच करके लाना चाहते हैं। जिस तरह यहाँ पे हम लोग ये कह रहे हैं कि आर्टिस्ट से हम लोग डाटा फैच करके लाएंगे,
और उसको ज्वाइन किससे करना चाह रहे हैं, आर्ट वर्क से। तो उसके लिए हम लोग इनर ज्वाइन यूज़ करेंगे आर्ट वर्क्स ऑन के बाद हम लोग जो दोनों टेबल्स में कॉमन फील्ड है वो हम लोग मेंशन कर देंगे। जिस तरह यहाँ पे इन दोनों के अंदर जो कॉमन फील्ड है वो हमारे पास आर्टिस्ट आईडी है, तो हम लोग इनर ज्वाइन आर्ट वर्क्स ऑन जब आर्टिस्ट्स डॉट आर्टिस्ट आईडी इज इक्वल टू आर्ट वर्क्स डॉट आर्टिस्ट आईडी करेंगे तो इससे हमारे पास एक ज्वाइन क्रिएट हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट किस किस्म का होगा, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसके अंदर आर्टिस्ट आईडी होगी, आर्टिस्ट नेम होगा, फिर उसके बाद हमारे पास उस आर्टिस्ट ने जो आर्ट वर्क्स प्रोड्यूस किए हैं वो उनकी इन्फॉर्मेशन होगी, उनका टाइटल, उनकी आर्टिस्ट आईडी, उनकी आर्ट वर्क आईडी और उनका हमारे पास ईयर ऑफ वर्क, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास उसके अंदर से रिट्रीव हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो जॉइन है वो दो या दो से ज़्यादा टेबल्स पे भी हो सकता है। जिस तरह अगर इन तीन टेबल्स को ज्वाइन करें तो हमारे पास जो बुक्स और बुक ऑथर ज्वाइन होंगे वो बुक आईडी की बेस पे ज्वाइन होंगे और जो बुक ऑथर्स और ऑथर्स ज्वाइन होंगे वो हमारे पास ऑथर आईडी की बेस पे ज्वाइन होंगे। जब हम लोग इन्हें ज्वाइन करना चाहेंगे तो वो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग मेनली बुक्स से जो है वो हम लोग डेटा फैच करके लाएंगे, उसे इनर ज्वाइन करेंगे और फिर इनर ज्वाइन के अंदर फर्दर हम लोग एक और इनर ज्वाइन करेंगे ऑथर्स और बुक ऑथर्स को। तो ऑथर्स और बुक ऑथर्स को हम लोगों ने ज्वाइन किया ऑथर आईडी पे और फिर हम लोगों ने बुक्स और बुक्स ऑथर को ज्वाइन किया बुक आईडी पे। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल टेबल से इंफॉर्मेशन फैच करके ला सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ग्रुप का। ग्रुपिंग हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, लेट्स सी वन एग्जांपल। लेट्स से हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो आर्ट वर्क्स का टेबल है उसके अंदर कितने ऐसे आर्ट वर्क्स हैं जो हमारे पास 1900s के बाद के हैं, राइट। तो इसके अंदर हम लोग सिलेक्ट की स्टेटमेंट लिखते हैं, सेलेक्ट काउंट, काउंट इज़ द एग्रीगेशन फंक्शन, आर्ट वर्क आईडी एज नंबर ऑफ पेंटिंग्स फ्रॉम आर्ट वर्क्स। तो ये क्या करेगा कि जितने भी रिकॉर्ड्स रिट्रीव होंगे, दैट मीन्स इस टेबल में जितनी भी रोज होंगी जिनके अंदर ईयर ऑफ वर्क 1900 से ग्रेटर है उनको काउंट कर लेगा, दैट्स इट। लेकिन अगर हम लोग ये काउंटिंग जो है वो आर्टिस्ट स्पेसिफिक करना चाहें कि किस आर्टिस्ट ने कितने आर्ट वर्क्स प्रोड्यूस किए हैं तो उसके लिए फिर हमें ग्रुप बाय की स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी। हम लोग सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक एग्रीगेशन फंक्शन है काउंट का फ्रॉम आर्टिस्ट और ग्रुप बाय नेशनैलिटी। तो अब यहाँ पे हम लोग ग्रुपिंग किसकी बेस पे कर रहे हैं, नेशनैलिटी की बेस पे। तो हमारे पास क्या होगा, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो ग्रुप होंगे नेशनैलिटी की बेस पे और जिस नेशन के जितने आर्ट वर्क्स हैं उनका काउंट अलहदा अलहदा से हमें मिल जाएगा। जिस तरह यहाँ पे अगर हमारे पास 5 नेशंस का डाटा है तो हर एक नेशन का हमारे पास जो आर्ट वर्क्स का काउंट है या नंबर ऑफ आर्टिस्ट का जो काउंट है वो हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। हम लोगों ने जब कोई इन्फॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर स्टोर करनी होती है तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। उसके बाद जोन सी फील्ड्स हम लोगों ने जिन फील्ड्स में वैल्यूज़ इंसर्ट करनी होती हैं वो फील्ड्स हम लोग मेंशन करते हैं और उनकी वैल्यूज़ मेंशन कर देते हैं। इस तरह हमारे पास ये रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस में सेव हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे तमाम की तमाम फील्ड्स मेंशन करें, सिर्फ जिन फील्ड्स का डाटा हम लोग स्टोर करना चाहते हैं वो फील्ड्स हम लोग मेंशन करेंगे और वो हमारे पास डेटाबेस के अंदर जाके इंसर्ट हो जाएंगी। इसका एक और सिंटैक्स भी है इंसर्ट का, जिसके अंदर हम लोग इस तरह करते हैं कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम लिखते हैं और फिर सेट फील्ड नेम और उसकी वैल्यू कॉमा सेकंड फील्ड नेम उसकी वैल्यू कॉमा थर्ड फील्ड नेम की वैल्यू एंड सो। इसी तरह अगर हम लोग किसी एक रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास अपडेट की स्टेटमेंट यूज़ होती है, अपडेट टेबल नेम और उसके बाद जिस फील्ड को हम लोग अपडेट करना चाहते हैं वो हम लोग उसकी अपडेटेड वैल्यूज़ लिख देते हैं कि टाइटल हमारे पास ये हो जाए, ईयर ऑफ वर्क ये हो जाए, आर्टिस्ट आईडी ये हो जाए। और फिर इसके अंदर हम लोग वेयर की क्लॉज करते हैं कि ये किस रिकॉर्ड के लिए हम लोग ये वैल्यू सेट करना चाहते हैं। वहाँ पे हम लोग कहते हैं आर्ट वर्क आईडी 54 जो है उसके लिए हमारे पास फील्ड्स जो हैं वो इस तरीके से अपडेट हो जाए। मेक श्योर कि जब भी आप अपडेट की स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आपके पास वेयर की क्लॉज लाजमन हो। अगर आप वेयर की क्लॉज नहीं यूज़ करेंगे तो आपके पास डेटाबेस के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे अपडेट हो जाएंगे एंड यू माइट नॉट वांट टू डू दिस। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं उसके लिए डिलीट की आपके पास स्टेटमेंट है, डिलीट फ्रॉम आर्टवर्क्स वेयर आर्टवर्क आईडी इज इक्वल टू 54, राइट। तो इस एग्जांपल में आप जो आर्टवर्क 54 है उस रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं। सेम लाइक अपडेट,
आपने डिलीट के अंदर भी वेयर की क्लॉज लाजमन देनी है, वरना आपके टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब के सब डिलीट हो जाएंगे। एसक्यूएल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ट्रांजैक्शंस का होता है, ख़ास तौर पे जब आप क्रिटिकल सिस्टम्स के साथ काम कर रहे हैं, जिस तरह आपके पास बैंकिंग्स हैं या आपके पास कुछ एक कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जिन सब का जिन जिस केस में आपके पास तमाम स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूट होना, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होना इंपॉर्टेंट हो। ठीक है। उसके लिए आप ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं। ट्रांजैक्शन का मैकेनिज्म सिंपल सा होता है। आप ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करते हैं, फिर आप कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। अब इन सब की सब स्टेटमेंट्स का सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होना ज़रूरी है। अगर इसमें से कोई भी स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होती, तो फिर आप इस ट्रांजैक्शन को स्टॉप कर देंगे और फिर इसमें से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर आप ट्रांजैक्शन नहीं यूज़ कर रहे, तो फिर इससे प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, कुछ नहीं होंगी, आपके पास डाटा में इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी, राइट। तो ट्रांजैक्शंस का सिंपल सा मैकेनिज्म होता है, स्टार्ट ट्रांजैक्शन करते हैं और फिर जो आपके पास रिलेटेड स्टेटमेंट्स होती हैं वो आप लिख देते हैं। अगर आपके पास ये स्टेटमेंट्स सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती हैं, तो फिर आप कमिट कर देते हैं, और अगर आपके पास इसमें से किसी स्टेटमेंट में एरर आ जाता है, तो फिर आप रोल बैक कर देते हैं।